हंसक ध्वनि आईएएस की आज की क्लास में मैं सुनील दुबे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। निश्चित रूप से पूरी दुनिया कोरोना महामारी के संक्रमण से ग्रसित है। ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया के प्रति संवेदना के साथ साथ अपने देश, अपने राष्ट्र की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब की है। अर्थात दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। कोरोना को हराने में हमारी जीत होगी। इस सिचुएशन में ऑनलाइन क्लासेस का बड़ा ही महत्व है और हंसक ध्वनि आईएएस का यह प्रयास है कि इस स्थिति में भी आपके घर तक, आपके द्वार तक क्लासेस पहुंचाई जाए। तो उसी क्रम में आज की क्लास का हमारा बिंदु क्या होगा वो हम देखते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि हमारा रनिंग टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु विज्ञान, और इस जलवायु विज्ञान के वायुमंडलीय तापन की प्रक्रिया की हमने पिछली क्लासेस की। तो आज की क्लास का जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो क्या होगा, तो उसको एक जनरल सिनॉप्सिस इधर हम बनाते हैं। वो होगा तापमान वितरण, अर्थात इसको हम लोग थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। इस पॉइंट में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि तापमान वितरण के महत्वपूर्ण कारक अर्थात वो फैक्टर्स हमें पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं इन द थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी बात इसमें हमें पढ़ना है ऊर्ध्वाधर वितरण, जिसको हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे क्षैतिज वितरण, जिसको हम लोग हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर वितरण को हम लोग लंबवत वितरण के भी नाम से जानते हैं। तो आई थिंक कि आज की क्लास में इन टॉपिक्स पर बहस करना उचित होगा और इतने में हमारा समय लगभग समाप्त हो जाएगा। इससे पहले हम लोग एक रिकैप लेते हैं और देखते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा। पिछली क्लासेस में हमने देखा कि हीट और टेम्परेचर के बीच में क्या डिफरेंस है। फिर हमने देखा कि हमारे वायुमंडलीय तापन की प्रक्रिया क्या है, अर्थात हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे हीट होता है, उसकी प्रोसेस क्या है। इस तरह से पिछली क्लास हम लोगों ने संचालित की। तो उसी क्रम में आज की क्लास का मुख्य बिंदु है हमारा तापमान वितरण। तो इस तापमान वितरण को थोड़ा सा समझते हैं। जनरली हमने देखा कि ऊंचाई के साथ हमारे वायुमंडल में तापमान की कमी आती है। फिर हमने देखा कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर भी हमारे तापमान में कमी आती है, हमारे वायुमंडल के तापमान में कमी आती है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कारकों के प्रभाव से यह स्थिति सर्वदा सत्य नहीं होती। ये स्थिति एक आदर्श स्थिति तो है, लेकिन हर जगह ऐसा ही है ऐसा नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है कि तापमान के वितरण में ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अक्षांशीय आदर्श स्थिति किसी क्षेत्र की कुछ कह रही है कि तापमान इसका ये होना चाहिए इस पेटी में, लेकिन उसमें वर्तमान कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं और तापमान में फर्क पड़ता है। और इसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिफरेंसेस हैं इनको आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो तापमान के वितरण को सीधे पहले बताने से पहले मैं ये पसंद करूंगा कि आपको तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करूं, क्योंकि जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन में बताते हैं कि इसका वितरण ऐसे से ऐसे है, यहां पर ऐसा है, तो तुरंत आपके दिमाग में प्रश्न उठता है कि क्यों।
व्हाई दिस इज सो? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि हमें फैक्टर्स पर जाना होगा। द फैक्टर्स दोज हु आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल बिहाइंड दिस, वहां पर जाना होगा। तो पहले ही हम चले जाएं तो उन कारकों की चर्चा हम लोग पहले ही कर लेते हैं। अर्थात मैं यहां पर अगर लिखूं तो इस क्लास का जो पहला बिंदु होगा वो तापमान वितरण के महत्वपूर्ण कारक। तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक। अगर मैं इसकी पहली चर्चा करूं तो पहले हम लोग बात को जनरल अप्रोच में समझते हैं कि बात क्या है, फिर उसको एक आदर्श शब्दावली और वाक्य रचना के माध्यम से लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कि हमारे धरातल पर मैदानी क्षेत्र है और हमारे धरातल पर ही पठारी और पर्वतीय क्षेत्र है। पर पठारी और पर्वतीय क्षेत्र समुद्र तल से ऊंचाई पर होते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई पर होते हैं मतलब दे सेटल्ड इन अ हायर एल्टीट्यूड। तो अभी हमने पिछली क्लास में यह बात सीखी कि हमारा वायुमंडल, जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर जाते हैं तो नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ताप पतन दर, सामान्य ताप ह्रास दर के क्रम से वह ठंडा होता जाता है। ऊपर का टेम्परेचर कम होता जाता है और नीचे का टेम्परेचर अधिक होता है। नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। तो अब आप समझें कि अगर किसी क्षेत्र विशेष की, किसी स्थान विशेष की ऊंचाई थोड़ी ज्यादा हो तो हम ये कह सकते हैं कि उसके धरातलीय तापमान से, धरातलीय तापमान से वहां का तापमान तो अधिक होगा ही होगा, क्योंकि ऐसा रूल है कि हम जब ऊपर जा रहे हैं तो तापमान हमारा कम हो रहा है। अच्छा, उसका कारण क्या है? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। अभी मैं उनको एक सेपरेट हेडिंग के तहत आपको डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन फिलहाल इतना समझ लें कि जब हम ऊंचाई पर गए तो लगने वाला वायुमंडलीय दाब कम हुआ, तो वायु का हल्का सा प्रसार हुआ। जब वायु का प्रसार हुआ तो तापमान में कमी आई स्वभावतः। अर्थात हम पहले कारक के रूप में देख सकते हैं कि समुद्र तल से, समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई। अब इस बात को और गहरे से समझ लें कि मान लीजिए कोई स्थान एक निश्चित अक्षांशीय दशा में है और उस अक्षांशीय दशा का एक निश्चित तापमान, एक आदर्श तापमान होना चाहिए, लेकिन वह स्थान ऊंचाई पर है। तो ऊंचाई पर जाने की वजह से उस जगह के तापमान में थोड़ी सी कमी आएगी जो उसके आदर्श तापमान से भिन्न होगी। तो इस तरह से इस बिंदु ने तापमान के वितरण को प्रभावित कर दिया। अब एक दूसरी बात को समझते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्र, समुद्र तटीय क्षेत्र की स्थिति यह होती है कि वहां पर तापमान समकारी प्रभाव अप्लाई होता है। तापमान समकारी प्रभाव, तो ये तापमान समकारी प्रभाव करता क्या है? ये करता है कि वहां की अक्षांशीय पेटी पर जो निर्धारित तापमान होना चाहिए उसमें चेंज कर देता है। तो कैसे चेंज कर देता है, इस चीज का थोड़ा सा अनुभव करते हैं। ये मान लीजिए हमारा धरातलीय क्षेत्र है और यहां पर ये पृथ्वी का धरातल का क्षेत्र है और ये समुद्र का क्षेत्र है। यहां पर ये जल भरा हुआ है, यहां पर हमारा सूर्य है, यहां पर हमारा सूर्य है। अब सन रेज आ रही हैं।
आने वाली सन रेज को हम लोग बोलते ही है ना इंसोलेशन। ये बात आप बाखूबी समझ चुके हैं, इसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब सूर्य निकला, दिन की स्थिति है, सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ेंगी और जल राशि पर पड़ेंगी, अर्थात समुद्र पर भी पड़ेंगी। तो इस दशा में क्या होगा, धरातल की स्थिति ये होती है कि इसमें चालन के माध्यम से ऊर्जा स्थानांतरित होती है, ऊष्मा ऊर्जा स्थानांतरित होती है, जो शीघ्र ही स्थानांतरित हो जाती है। अर्थात हम ये एक निर्णय ले सकते हैं कि सूर्य के से आने वाले इंसुलेशन से हमारा धरातल शीघ्र ही तप्त हो गया, शीघ्र ही तप्त हो गया, बहुत तेज गर्म हो गया, जल्दी ही। अब जब ये गर्म हो गया तो आपको बताया है मैंने, जब हम लोग जलवायु को प्रभावित करने महत्वपूर्ण कारक वाले बिंदु पर चर्चा कर रहे थे, तो मैंने दाब के प्रभाव को और ताप के संबंध को स्थापित किया था। तो उस समय क्या देखा था कि जब ताप अधिक होगा तो वहां पर लो प्रेशर की स्थिति आ जाएगी, लो प्रेशर की स्थिति आ जाएगी। अब समुद्रीय क्षेत्र पर एक बड़ी विशाल जलराशि है, यहां पर तापमान, यहां पर टेम्परेचर अर्थात स्थानांतरण, ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि से होता है। तो इस जल राशि में गहराई तक हीट को जाना होता है, अर्थात ये देर से और देर तक गर्म होता है, देर से और देर तक गर्म होता है ये जल क्षेत्र, अर्थात सागरीय या महासागरीय क्षेत्र। तो यहां पर टेम्परेचर स्वाभाविक रूप से धरातल की तुलना में कम होगा, तो यहां पर हाई प्रेशर की स्थिति बन जाएगी। हाई प्रेशर की स्थिति होगी तो पवन प्रवाह, एक शब्द को ध्यान रखना, पवन प्रवाह अर्थात हवाओं के चलने का स्वरूप क्या है, वो क्या है, आगे चल के इसकी बृहद चर्चा की जाएगी, लेकिन चूंकि मैंने पिछली क्लास में आपको इंट्रो दिया है इसलिए आप इसको बाखूबी समझ सकते हैं। पवन प्रवाह की स्थिति ये है कि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहमान होती है। तो अब यहां पर हाई प्रेशर हुआ और यहां पर लो प्रेशर हुआ, ऐसी स्थिति में पवन का प्रवाह यहां पर होगा, समुद्र से धरातल की ओर होगा, समुद्र से स्थल की ओर होगा, अर्थात समुद्र से आर्द्रता ग्रहण करके ये पवन प्रवाह धरातल की ओर जाएगा। तो निश्चित रूप से इसमें क्या होगी, नमी होगी, इसमें ह्यूमिडिटी होगी, और ये ह्यूमिडिटी दिन के तपिश में बड़ा सुहावना मौसम बनाएगी, लोगों को बड़ा आरामदायक माहौल लगेगा। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सागर समीर, सागर समीर। अब रात की स्थिति आई, जब रात की स्थिति आएगी तो विज्ञान कहता है कि जो तल जितना अच्छा अवशोषक है वो उतना ही अच्छा उत्सर्जक है। तो धरातल हमारा तुरंत और तेजी से तप्त हो गया, तो तेजी से ये क्या करेगा, अपनी ऊर्जा ऊष्मा को मुक्त भी कर देगा, तेजी से मुक्त करेगा और तो तेजी से ये ठंडा भी हो जाएगा। और ध्यान रखें कि इस जलराशि में टेम्परेचर कन्वेक्शनल ट्रांसफर मेथड के माध्यम से बहुत ही गहराई तक गया है, अर्थात इसने देर तक एनर्जी ग्रहण की है, तो इसको उत्सर्जित करने में भी समय लगेगा। अर्थात रात की स्थिति में इसने अपनी संपूर्ण, धरातलीय क्षेत्र ने अपनी संपूर्ण ऊष्मा ऊर्जा को मुक्त कर दिया, और तो ऐसी स्थिति में यहां पर हाई प्रेशर की स्थिति हो जाएगी, और अभी इसने टेम्परेचर होल्ड करके रखा है, तो इस स्थिति में यहां पर लो प्रेशर की स्थिति होगी। अब लो प्रेशर की स्थिति में क्या होगा कि पवन प्रवाह हाई टू लो की स्थिति है, तो दिन में जो गर्मी रही भी तो उसको ये क्या करता है, सिक्रीट कर देता है, पवन प्रवाह ऐसे चलेगा। अर्थात यहां पर जो दिन में थोड़ी बहुत अधिक भी गर्मी हो गई तो रात के मौसम में ऐसे चलकर समुद्र की ओर इसको ये ट्रांसफर कर देता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्थल समीर। तो ये सागर समीर और स्थल समीर की जो स्थिति है, यह समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में तापमान समकारी प्रभाव छोड़ता है। तापमान बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स, इसको अपने मन मस्तिष्क में धारण कीजिएगा। तापमान समकारी प्रभाव,
ये तापमान समकारी प्रभाव की वजह से एक टेम्परेट वेदर कंडीशन समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में बन जाती है। अब देखें, भले ही उसकी अक्षांशीय स्थिति ऐसी हो कि वहां पर तापमान प्राकृतिक रूप से अधिक होना चाहिए, लेकिन समुद्र तटवर्ती क्षेत्र है, इसलिए तापमान समकारी प्रभाव की वजह से वहां पर एक टेम्परेट वेदर कंडीशन होगी जो कि उसके तापमान वितरण को प्रभावित करेगी। अर्थात हम एक दूसरा बिंदु ले सकते हैं कि समुद्र से किसी स्थान की दूरी किस तरह से तापमान वितरण को प्रभावित करती है। आई थिंक आपने इस बात को अच्छे से समझ लिया। तो पहली बात थी कि समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई, और दूसरी बात यह है कि समुद्र से किसी स्थान की दूरी। अच्छा, यही एक कारण है कि आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे इस इंडियन टेरिटरीज में, जहां पर ये सालसेट द्वीप पर मुंबई स्थित है, इस मुंबई में रहने वाले लोग क्या बोलते हैं कि बहुत अच्छा टेम्परेचर है, बहुत अच्छा तापमान है, जबकि दिल्ली में रहने वाले लोग चिलचिलाती हुई धूप और जबरदस्त सर्दी का अनुभव करते हैं। अच्छा देखें, यहां पर क्यों है, क्योंकि ये समुद्र तटवर्ती क्षेत्र है, और समुद्र तटवर्ती क्षेत्र होने की वजह से यहां पर तापमान समकारी प्रभाव रहेगा। तो मुंबई वाले कहते हैं मौसम बहुत अच्छा है, वहां पर मौसम बहुत अच्छा है, और दिल्ली की गर्मी और दिल्ली की सर्दी में तो गाने भी बन चुके हैं। अच्छा, अब देखें कि अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से देखें तो ये मुंबई का क्षेत्र ज्यादा सदर्न है, जबकि ये ज्यादा नॉर्दर्न है। फिर भी यहां पर तापमान समकारी प्रभाव दिल्ली के क्षेत्र में ना होने की वजह से यहां पर तेज गर्मी और जबरदस्त ठंडी पड़ती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इस बात को समझ लिया होगा कि किसी भी स्थान के तापमान वितरण में दूसरा बिंदु समुद्र से उसकी दूरी बहुत ही प्रभावी है। अब हम आगे बिंदु की ओर चलते हैं। अब पहले इस बात को समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। समझना क्या है, मैंने कल आपको चर्चा की थी, जब हम लोग सूर्य तप के वितरण के प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा की थी, तब मैंने आपको यह स्पष्ट किया था कि सूर्य हमारा उत्तरायण और दक्षिणायन मूव करता है। दरअसल सूर्य कहीं नहीं मूव करता है, हकीकत यह है कि सूर्य की किरणें मूव करती हैं। और ऐसा क्यों है? ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ आवर अर्थ, जो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और अपनी ऑर्बिट पर, अपने कक्ष पर, जिसको हम लोग कक्षीय झुकाव के नाम से जानते हैं, 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इनकी वजह से सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में जब लंबवत पड़ने लगती हैं और कर्क रेखा तक लंबवत पड़ने लगती हैं, तो उस समय की स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरायण। सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रभावी हो गया, अर्थात सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में 23.5 कर्क रेखा पर लंबवत चमकने लगी। और फिर अगले 6 महीने की स्थिति जो होती है, ध्यान रखना है, इस बात को मैं यहां स्पष्ट नहीं करूंगा, नहीं तो टॉपिक डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। फिर भी आप एक जनरल इंट्रो में आपको देता हूं। सपोज दैट दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज योर इक्वेटर रीजन। अब इस स्थिति में क्या है कि जो हमारा सन है, दिस इज अवर सन। अब चूंकि मैंने आपको बोला है कि 23.5, अगर मैं इसको ये ऐसे एक झुकाव इसको दे दूं, तो इसका जो इक्वेटर रीजन होगा कुछ ऐसे होगा। तो यही एक झुकाव इसका रीजन है कि सूर्य हमारा आभासी रूप से भाषित होता है कि उत्तरायण अर्थात उत्तरी गोलार्ध में गया, और दक्षिणायन अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में गया। तो आप इस बात को समझें कि ये मैं कहता हूं कि 23.5 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा।
तो ध्यान रखना कि सूर्य की स्थिति यहां पर साल में 2 बार होगी, साल भर में 2 बार होगी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर की ये जो स्थिति है, ये सूर्य की लंबवत किरणें तो सूर्य की 12 महीने इक्वेटर रीजन पर होती हैं, लेकिन ये विषुव समय होता है, यहां पर सूर्य की स्थिति भी एकदम लंबवत होती है। अब इसके बाद उत्तरायण की जब दशा आती है, जब भी उत्तरायण की दशा आएगी, तो 3 महीने सूर्य का जो आभासी गमन है वो इस तरफ होगा उत्तरी गोलार्ध में, और 3 महीने इस तरफ होगा, फिर से 3 महीने रिटर्न करेगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो 6 माह सूर्य उत्तर की दिशा में रहता है। पहले वो उत्तरी गोलार्ध की ओर गमन करता है कर्क रेखा तक, फिर कर्क रेखा से 3 महीने लगते हैं उसको आने में, तो 3 महीने जाना और 3 महीने आना, अंततोगत्वा सूर्य का जो आभासी गमन है वो इसी जगह पर तो है, तो इसको हम उत्तरी गोलार्ध में गमन बोलते हैं। और सेम स्थिति यहां पर भी होती है कि 3 महीने दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा की ओर जाना और फिर 3 महीने मकर रेखा से लौट के भूमध्य रेखा की ओर आना, ये एक स्थिति होती है। तो इस स्थिति को हम लोग उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। सूर्य की ये वाली जो स्थिति है इसको उत्तरायण और इसको हम लोग दक्षिणायन के नाम से जानते हैं। इस उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति में होता क्या है, जब भी सूर्य उत्तरायण की दशा में होगा, जब भी सूर्य उत्तरायण की दशा में होगा तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान अधिक होगा, और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो दक्षिणायन की स्थिति में जब दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में तापमान अधिक होगा। अर्थात ये हम कह सकते हैं तीसरी बात कि सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में होने की स्थिति से उत्पन्न उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति, उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति तापमान वितरण को प्रभावित करती है। उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति तापमान वितरण को प्रभावित करती है। ये बात आई थिंक आपने स्पष्ट रूप से समझ लिया। अब एक अगला पॉइंट आता है कि अब अगले पॉइंट को देखें कि तापमान वितरण किस तरह से हो रहा है। देखें, एक शब्द मैं आपको दूंगा जिसको बोलते हैं वायु राशियां। क्या बोलते हैं? वायु राशियां, जिनको हम लोग एयर मासेस बोलते हैं। दरअसल ये एयर मासेस होती क्या है, ऐसे समझ लें कि ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी का ये एक छोटा सा भाग वायुमंडल का हम ले लेते हैं। ये पृथ्वी अपने वायुमंडल के साथ हम लोग, ये पृथ्वी का धरातल है और ये इसका वायुमंडल है। इस वायुमंडल में वायु सम्मिश्रित मिश्रित फॉर्म में, सम्मिश्रित अवस्था में गैसें विद्यमान है। लेकिन अब क्या होता है कि एक ये ऐसी वायुमंडलीय दशा होती है कि कुछ क्षेत्र की जो वायु है वो अपने विशेष ताप, दाब और घनत्व के गुण धर्मों को ग्रहण करती है, होल्ड करती है, तो उसका स्वभाव भिन्न हो जाता है। तो प्रायः इसके लिए जो शब्द लगाया जाता है कि ये एक त्रिआयामी, अर्थात इनको हम एक घनाकार डायमेंशन अगर दे दें तो त्रिआयामी एक राशि हो गई। इसी तरह से यहां पर भी हम एक वायु राशि का चित्रण कर सकते हैं। ये वायु राशियां हैं क्या? एयर मासेस एक सेपरेट टॉपिक है, वहां पर मैं इसकी डिटेल चर्चा करूंगा, लेकिन अभी इतना ही जान लें कि हमारे इस वायुमंडल में उपस्थित वायु की कुछ राशियां, कुछ हिस्सा विशेष तरह के ताप, दाब और घनत्व की स्थिति वाले होते हैं। तो उनका कुछ खास तरह का गुणधर्म हो गया जो दूसरे वायु राशि से भिन्न होंगे। तो ये वायु राशियां अपने स्वभाव को जहां पर भी जाएंगी वहां विस्तारित कर देंगी। अब थोड़ी देर के लिए सोचें कि इस वायु राशि का तापमान अधिक है, मान लेते हैं इस वायु राशि का तापमान अधिक है इस वायुमंडलीय क्षेत्र से।
अब अगर इस वायु राशि को हम यहां पर ट्रांसफर कर दें, ये वायु राशि स्थानांतरित होकर के अगर यहां पर आ जाए, तो आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र का तापमान बढ़ जाएगा, घट जाएगा? भले ही उस क्षेत्र का तापमान कुछ भी रहा हो, लेकिन उस स्थान के औसत तापमान में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ये इसका ताप अधिक है और ये वायु राशि स्थानांतरित होकर यहां पर चली गई। अब इनका स्थानांतरण कैसे होता है? पवन प्रवाह के द्वारा। अर्थात जो हमारी हवाएं चलती हैं, ये क्या करती हैं, इन लंबवत, ये ऊर्ध्वाधर फैली होती हैं, त्रियामी होती हैं। त्रिआयामी का अर्थात 3 डायमेंशनल एयर मासेस होती हैं। तो 3 डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि इनमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो ये वायु राशियां पवन प्रवाह के साथ स्थानांतरित होती हैं। अगर हवा इधर से इधर चली, अर्थात पवन प्रवाह इधर से इधर हुआ, तो ये इधर स्थानांतरित होंगी। अगर ऐसे से ऐसे पवन प्रवाह रहा, तो ये इधर स्थानांतरित होंगी। किंतु जहां पर भी स्थानांतरित होकर ये पहुंचेंगी, वहां के गुण धर्मों में, वायुमंडलीय गुण धर्मों में, वायुमंडलीय दशा में परिवर्तन कर देंगी। तो अब उस जगह का अक्षांशीय तापमान कुछ हो सकता है। जो अक्षांशीय है, लैटिट्यूडनल टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, और उसमें उस औसत दर्जे के आदर्श तापमान में ये वायु राशियां भिन्नता उत्पन्न कर देंगी, प्रभाव छोड़ देंगी। इसका मतलब ये हम एक अगला बिंदु उठा सकते हैं कि जो वायु राशियां हैं, वायु राशियां तापमान को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। वायु राशियां, आई थिंक वायु राशियों का और डिटेल एयर मासेस के चैप्टर में जब मैं बताऊंगा तो आप बेहतर ढंग से समझ लेंगे। अब अगले बिंदु की ओर चलते हैं कि और क्या एक महत्वपूर्ण प्रभावी कारक है। देखें, हम इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स में ही देखें तो आपने देखा कि ये पूरा क्षेत्र महाद्वीपीय क्षेत्र हो गया, स्थल खंडों से भरा हुआ महाद्वीपीय क्षेत्र हो गया, और इधर सागरीय क्षेत्र हो गया, जल राशियां भरी हुई हैं। तो होता क्या है, जब मैं ओशिनोग्राफी पढ़ाऊंगा तो इस बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट करूंगा, लेकिन अभी आप यहां पर समझ लें, ऐसे समझें कि जैसे ये हमारा धरातल है, और इस धरातल में मैकाल पहाड़ी से निकलकर नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होते हुए पश्चिमी तट में जल विसर्जित कर देती है। मान लीजिए ऐसा है। दरअसल ये गुजरात के क्षेत्र पर करती है, तो इसके प्रवाह को अगर हम थोड़ा ऐसे कर दें तो और स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आपने समझा क्या? मैं समझाना क्या चाहता हूं कि इस एक धरातलीय खंड पर एक जल का प्रवाह है, इस एक धरातलीय खंड पर जल का प्रवाह है। अर्थात ऐसे देखें, ये एक नदी है, इस नदी में ये हो क्या रहा है, ये जल ऐसे प्रवाहित हो रहा है, ये जल ऐसे प्रवाहित हो रहा है। लेकिन इस प्रवाहित जल के इधर क्या है, इस जल राशि के स्थल है और इधर भी स्थल है। लेकिन अगर ये कल्पना कर ली जाए कि जल का, ये जल राशि का ये प्रभाव, ये प्रवाह, ये जो फ्लो है वाटर मासेस का, ये जो नदी में जल राशि का प्रवाह है, चूंकि हम नदी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके इधर भी स्थल है, इधर अर्थात स्थल खंडों के बीच से नदी प्रवाहमान है। लेकिन अगर ऐसा ही जल का प्रवाह समुद्री क्षेत्र में हो जाए, ये इस जल राशि में हो जाए, इस समुद्री क्षेत्र में अगर इसका प्रवाह हो जाए, इस समुद्री क्षेत्र में अगर इसका प्रवाह हो जाए, तो इधर भी जल है और इधर भी जल है, लेकिन बीच की जो जल राशि है वो नदी के प्रवाह की तरह प्रवाहमान है, नदी के प्रवाह की तरह लंबवत, केवल धरातली न, पूरा नीचे तक उसका एक स्तर तक जल गतिमान है, गतिमान है। इस चीज को हम लोग महासागरीय धाराओं के नाम से जानते हैं, महासागरीय धाराएं। ध्यान रहे कि महासागरीय धाराएं और समुद्र के धरातल पर दिखने वाली तरंगें, इन दोनों में फर्क है। ओशिनोग्राफी का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, मैं उस पर गहरी चर्चा करूंगा। लेकिन अभी यही समझ लें कि जो ओशियन वेव्स हैं उसमें जल का स्थानांतरण नहीं होता। अर्थात तो क्या होता है, दिखता तो है नहीं, दिखता तो है कि यहाँ पानी ऐसे ऐसे आ रहा है, लहरें आ रही हैं। दरअसल ये लहरें क्या है, जल की राशि में उत्पन्न दोलन है, ये एक दोलन है।
एक दोलन है, जल राशियां लंबवत उठती और गिरती हैं, एक दोलन है, एक रिपल्स है, लेकिन ये जल राशियां कहीं भी स्थानांतरित नहीं होती। लेकिन महासागरीय धाराओं में ये जल राशियां स्थानांतरित होती हैं नदी की तरह। ये नदी का पिक्चराइजेशन कर ले, क्लियर हो जाएगा। यही नदी स्थल में है तो नदी है, और इसी तरह का प्रवाह अगर सागरीय महासागरीय क्षेत्र में है तो महासागरीय धारा है, ओशनिक करंट है। अब ये क्या करती हैं, देखिए इनका स्वभाव गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं और ठंडी महासागरीय धाराएं होती हैं। अब गर्म महासागरीय धाराएं जिस भी क्षेत्र से जाएंगी, स्थल खंड के किनारे से ये जहां भी जाएंगी तो उस जगह का तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि वो गर्म राशि है, गर्म जल धारा है, गर्म महासागरीय धारा है। अगर वही ठंडी महासागरीय धारा है तो जिस क्षेत्र से जाएगी उस जगह का तापमान गिर जाएगा, निश्चित रूप से तापमान में गिरावट आएगी। तो अब देखें, किसी भी क्षेत्र का जो अक्षांशीय विस्तार है उसके हिसाब से एक निश्चित आदर्श तापमान की दशा कुछ भी होनी चाहिए, लेकिन वहां पर महासागरीय धाराएं गई तो उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ दिया। जिस तरह से वायु राशियां जाकर के अपना प्रभाव छोड़ देती हैं, उसी तरह महासागरीय धाराएं भी जाकर के अपने प्रभाव को छोड़ देती हैं। ऐसे समझने के एग्जाम्पल से मैं इसको, जब ये टॉपिक आएगा तो डिटेल में समझाऊंगा। अभी एक जनरल इंट्रो दे रहा हूं। अटलांटिक महासागर के में चलने वाली जो गल्फ स्ट्रीम है, ये क्या करती है कि अमेरिका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छूते हुए आइसलैंड और नॉर्वे तक इसकी शाखाएं चली जाती हैं। अब आइसलैंड और नॉर्वे का जो अक्षांशीय स्थिति है उसमें तापमान बहुत निम्न होना चाहिए, लेकिन ये गर्म धारा, चूंकि गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म धारा है, और ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में होते हुए नॉर्वे और आइसलैंड के तटवर्ती क्षेत्रों में जब पहुंचती हैं तो वहां के तापमान को थोड़ा सा ऊपर उठा देती हैं, तो लोगों के लिए सुगम हो जाता है वहां पर रहना। तो इस तरह से, जबकि वहां पर आदर्श दशा टेम्परेचर न्यूनतम की है, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है ड्यू टू द ओशनिक करंट। इसका मतलब कि जो हमारी महासागरीय धाराएं हैं, महासागरीय धाराएं हैं, महासागरीय धाराएं हैं, ये तापमान के वितरण को प्रभावित करती हैं, ये तापमान के वितरण को प्रभावित करती हैं। अच्छा, अब अगली चीजें देखें। एक दो कारण और हैं जो मुझे स्पष्ट करने दें। हो सकता है कि आपको ये लगे कि नहीं, थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को सर ने बड़ा लंबा खींच दिया। नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मल्टीपल क्वेश्चंस अराइज इन योर ऑब्जेक्टिव पेपर एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर इन बोथ. This is a very important topic regarding the UPSC and state PCS too. Yes, that's why I am extending this class. Yes, अब आगे देखें, एक और बिंदु आता है स्थल प्रतिरूप। ये स्थल प्रतिरूप क्या होता है? अच्छा, स्थल प्रतिरूप भी प्रभावित करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि कोई पर्वतीय क्षेत्र है, कोई पर्वतीय क्षेत्र, अभी मैंने आपको घाटी समीर और स्थल समीर और समुद्री समीर की बातें कही। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, एक और स्थिति बताता हूं, उसको भी थोड़ा समझ लें, जिसका नाम पर्वतीय समीर और घाटी समीर है। ये हमारा पर्वत है, ये पर्वत की स्थिति है, ये हमारा एक पर्वतीय क्षेत्र है। ये हमारे सूरज चाचू हैं, चंदा मामा सूरज चाचू। ये क्या कर रहे हैं? अपने लघु तरंगीय विकिरण को छोड़ रहे हैं, जिससे हमारा धरातल इंसुलेशन प्राप्त करता है, फिर पार्थिव विकिरण से वायुमंडल गर्म होता है। जो भी है वो आपको पता है। तो ये क्षेत्र, ये पर्वतीय क्षेत्र, पर्वत का जो शीर्ष भाग है, पर्वत का जो शीर्ष भाग है, ये इंसुलेशन पहले प्राप्त कर लिया, इंसुलेशन पहले प्राप्त कर लिया और भारी मात्रा में प्राप्त कर लिया। क्योंकि ये धरातलीय क्षेत्र है, इसलिए यहां पर
कंडक्शन प्रक्रिया, चालन प्रक्रिया से ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ जो बहुत तीव्र होता है। अब ये क्या हुआ, ये स्थान गर्म हो गया, ये स्थान गर्म हो गया। यहां ध्यान रखें, यहां पर एक वैक्यूम है वायु का, यहां पर वायु राशियां हैं और इस वायु के वैक्यूम में संवहनिक प्रक्रिया द्वारा, कौन सी प्रक्रिया होती है यहां पर, कन्वेक्शन, और यहां पर कौन सी प्रक्रिया होगी, कंडक्शन। तो ये कन्वेक्शनल प्रोसेस में हीट ट्रांसफर जब होगा तो यहां का क्षेत्र थोड़ा देर से गर्म होगा और देर तक गर्म होगा, देर से गर्म होगा और देर तक गर्म होगा। ये शीघ्र ही बहुत तेजी से तप्त हो जाएगा और यहां पर स्थिति क्या होगी, लो प्रेशर की अवस्था होगी। अभी यहां पर उतनी गर्मी नहीं हुई, यहां गर्मी ज्यादा है, शीर्ष क्षेत्रों पर गर्मी ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां लो प्रेशर हुआ और यहां पर क्या होता है, हाई प्रेशर की स्थिति होगी। ऐसी दशा में क्या होगा, यहां पर वायु अभी ठंडी है, अभी ठंडी है, अभी वायु ठीक ठीक है, अभी बहुत गर्म नहीं हुई। तो अब देखें लो प्रेशर किधर है, यहां है, हाई प्रेशर कहां है, यहां है। पवन प्रवाह का स्वरूप यह है कि वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, अर्थात पवन प्रवाह क्या करेगी, ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, शीर्ष की ओर जाएगी। अब ये ठंडी वायु राशि जब यहां पर जाएगी तो यहां के तापमान में बहुत गर्मी है, थोड़ी सी स्थिति को ठीक कर देगी, तो मतलब वहां का टेम्परेचर थोड़ा सा गिरेगा, रहने योग्य हो जाएगा, लोगों को सुहावना मौसम का अनुभव होगा। अच्छा, अब सूर्य अस्त हो गया, रात आ गई। अब रात की स्थिति देखें, रात की स्थिति में क्या है कि शीर्ष भाग, पर्वतीय क्षेत्र का शीर्ष भाग, पर्वतों का जो शीर्ष भाग है वो जितना अच्छा अवशोषक है उतना ही अच्छा उत्सर्जक होगा, बहुत ही तीव्र गति से वो क्या करेगा, अपनी ऊष्मा को रिलीज कर देगा, मुक्त कर देगा। जब ये अपनी ऊष्मा को बहुत तेजी से मुक्त कर देगा तो क्या होगा, ठंड होगा। अब ध्यान रखना, यहां पर चूंकि संवहनिक प्रक्रिया हुई है तो देर से ये क्षेत्र, घाटी का क्षेत्र गर्म हुआ और देर तक गर्म हुआ, ये भी बात ध्यान रखना। अब इसकी रिलीज करने की जो मात्रा है, जो दर है, वो भी इसकी तुलना में कम है, तो इसका मतलब यहां पर अभी गर्मी बनी हुई है और इस क्षेत्र में जो वार्मनेस बनी हुई है उसकी वजह से अब यहां पर लो प्रेशर की स्थिति आ जाएगी और ये अपनी संपूर्ण ऊर्जा ऊष्मा को रिलीज करके, मुक्त करके हाई प्रेशर यहां पर जनरेट कर दिया। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की स्थिति आ गई। अब देखिए पवन का प्रवाह कहां से किधर से हो जाएगा, पर्वतीय क्षेत्र से घाटी क्षेत्र की ओर। तो यहां पर चूंकि गर्मी अभी व्याप्त थी रात्रि के क्षेत्र में, ये यहां पर हवा शीतल था, ये एरिया शीतल था, तो यहाँ की शीतल हवाएं यहां पर आ गई और यहां पर भी मौसम सुहाना हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि घाटी समीर और स्थल समीर, घाटी समीर तथा स्थल समीर भी तापमान वितरण को प्रभावित करती हैं। अब ये प्रक्रिया किसी भी एक अक्षांशीय स्थिति पर हो रही है तो उस अक्षांशीय स्थिति की एक आदर्श दशा है, तापमान की एक आदर्श दशा है, लेकिन उस तापमान की आदर्श दशा में यह परिस्थिति, ये प्रोसेस प्रभावी हो जा रहा है, तो वहां के तापमान में परिवर्तन आ जाएगा, तो वहां का तापमान वितरण भी प्रभावी हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्थल रूप, जो स्थल रूप है, जो स्थल रूप है, जो उच्चावच है, वो भी हमारे तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास को मैं यहीं विराम दूंगा क्योंकि क्लास काफी लंबी हो गई। अभी इस क्लास के इस टॉपिक पर चर्चा हम अभी नहीं कर पाए, ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण, इसकी चर्चा मैं अगली क्लास में करूंगा। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ रहने और सुरक्षित रहने का प्रयास भी करें तथा हंस ध्वनि IAS चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, क्योंकि हम अपने अपडेट्स के साथ आपसे जुड़े रहें, सतत जुड़े रहें। हाँ, आज की क्लास में ये मैं अनाउंसमेंट भी करना चाहूंगा
कि आगे के समय में अगली क्लासेस में जैसे ही एक निश्चित टॉपिक हमारा क्लाइमेटोलॉजी का समाप्त होगा, तो एक निश्चित प्रश्नमाला सीरीज में जारी करूंगा। ये प्रश्नमाला सीरीज क्या करेगी, आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी होगी। तो इस तरह से हमारे चैनल पर सतत बने रहें। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।